नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धकामैः। सिद्ध काम है सेविता भगवती जो है उन लोगों के द्वारा, जो योगी लोग हैं, जो सिद्ध काम हो चुके हैं, जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, उन लोगों के द्वारा भगवती पूजी जा रही है। और जो लोग भगवती को पूज रहे हैं उनके भी काम सिद्ध होने वाले हैं, ये भी संकेत है। तो ऐसी भगवती काल रात्रि आज जो है आपने 6 दिन जो है निरंतर भगवती के सौम्य रूपों की पूजा करी, ब्रह्मचारिणी रूप में, स्कंद माता के रूप में, शैलपुत्री के रूप में, और वो करते करते अब आप जो है ऊर्जा का स्फोट करने की जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर काल रात्रि के रूप में आपको भगवती की शक्ति का संचार, भक्ति की शक्ति का स्फुरण आपको मिलने वाला है। भगवती कृपा करें, आप लोगों को खूब ऊर्जावान रखें, खूब शक्तिवान रखें, खूब क्रियावान रखें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आज भगवती के सप्तम दिन काल रात्रि के दिवस पर, शुक्रवार का दिन, आज अगर ग्रह गोचर विचार करें तो विक्रमी संवत 2089 और शक संवत 1944 के दिन सौरमान और चांदमान दोनों से चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शुक्रवार का दिन। मैं स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, और आपके समक्ष दैनिक राशि ग्रह गोचर इत्यादि के विचार करने के लिए, तो ज्योतिष पर जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर चर्चा करने के लिए, और आपके कोई प्रश्न जो हों उन पर भी अपना जो मत है उसे देने के लिए एक बात। और दूसरी बात, ग्रह गोचर आज का क्या कह रहा है पहले उसे देखते हैं। ग्रह गोचर के साथ भी आपको अगली बात एक कहूँगा। पहले देखते हैं, सूर्य जो है वो मीन राशि में भी विचरण कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में। चंद्रमा आज मिथुन में है आर्द्रा नक्षत्र लेकर के, जबकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के अपने ही नक्षत्र, अपनी उच्च राशि मकर में बैठे हुए हैं। बुध जो रेवती नक्षत्र लेकर के बृहस्पति के घर में, अपनी नीच राशि भी कहलाती है उनकी, बृहस्पति बैठे हैं पूर्व भाद्रपदा यानी अपने ही नक्षत्र को लेकर के, और शनि के घर में कुंभ, जबकि शुक्र बैठे हैं राहु का नक्षत्र लेकर के अपने मित्र के घर में कुंभ में ही, और शनि बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के अपने ही घर मकर में। जबकि राहु और केतु के संदर्भ में थोड़ा सा संदेह है। आज एक गुरु भाई का फ़ोन भी आया था, मैं उनका भी आभारी हूँ, और पहले तो आप लोगों का भी आभारी हूँ जो आप लोग जो है वीडियो को इतना लोगों तक पहुँचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत आनंद भी आ रहा है, वो चाहे फेसबुक का वीडियो हो, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो हो। तो आप लोगों का जो समर्थन है, आप लोगों का जो सहयोग है वो सराहनीय है। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो राहु के बारे में चर्चा कर रहा था, तो गुरु भाई का फ़ोन ये था कि गुरुजी राहु जो है आपने मेष में रखा हुआ है, जबकि राहु अभी वृषभ में दिखा रहा है, उल्टा होकर के वो मेष में आएगा, वक्री गति से चलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय की बात ये हुई कि मैं भी गणितीय संदर्भ में गणित का विद्यार्थी ज्योतिष के मामले में नहीं हूँ। पहली बात तो ये होगी, क्योंकि मैं फलित ज्योतिष को ही देखता आया हूँ हमेशा। गणित ज्योतिष जिनका काम होता है, जो पंचांग इत्यादि पर काम करते हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो सही सही सूचना दें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने गुरु भाई के फ़ोन के बाद 6 जगह मैंने इसको चेक किया है, अलग अलग पंचांगों में भी और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में भी। तो 3 जगह मुझे वो मेष में दिखाई देता है, 3 जगह मुझे वृषभ में दिखाई देता है। तो ये मेरे लिए भी संशय की बात तो हो गई। अब यहाँ पर संशय कम कैसे होगा, इसको थोड़ा सोचने की बात है। नंबर एक बात, इस संधि काल में यहाँ पर ये चर्चा बाद में करूँगा, राहु जो है 5 दिन वक्री गति छोड़ देते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, इस पर चर्चा कभी और जगह करेंगे। दूसरी बात ये कि राहु जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बिल्कुल 0 अंश के आसपास हैं, 29 अंश के आसपास हैं। तो इतना आप सभी लोग भी निश्चिंत रह सकते हैं कि राहु कहीं से बलवान तो कम से कम नहीं है कि वो किसी को किसी तरह से भी, मैंने पहले भी कहा था पहले वीडियो में भी, कि इस समय राहु काफ़ी निर्बल अवस्था में है, तो उनका कोई ज़्यादा प्रभाव किसी भी राशि पर नहीं आने वाला। तो इसलिए उनकी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। गणितीय शुद्धता मैं और ढूंढूंगा, कहाँ गड़बड़ है उस पर चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल अगर देखूं तो मेरी गणना में जो राहु बैठे हैं मेष राशि कृतिका नक्षत्र के आखिरी चरण में बैठे हुए हैं, जबकि राहु बैठे हैं विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में और तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई जो मेरे हिसाब से गणित है। जो अपने अपने हिसाब से जो शोध आप लोगों का होगा, मैं उसका सम्मान करते हुए अपनी त्रुटि उसको मान लेता हूँ। वैसे मैंने 6 जगह चेक किया और मुझे वो दोनों बातें दिखाई दी, तो मैं भी खुद संशय में आ गया हूँ। लेकिन वो ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात ये कि ज्योतिष में फिर से मैं वही बात करता हूँ कि 3 तरह की समस्याएं होती है जीवन में, चौथी समस्या ढूंढ के भी नहीं मिलती है। अगर मैं कहूँ 3 समस्याएं हैं, जन की, तन की, मन की, तीनों तरह की समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं में सारी दुनिया घूम रही होती है। तन, मन, धन, ये जो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों में जो है सारी समस्याएं आ जाती हैं। चाहे उनका रूप किसी तरह से भी आ रहा हो, अलग अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर सच कहें, हमारे संबंध, हमारा स्वास्थ्य और हमारे आर्थिक, 3 चीज़ें हैं। हमारा अर्थ हो गया, हमारा तन शरीर हो गया, और हमारा जो है संबंध हो गया, 3 चीज़ें। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर ज्योतिष पूरा घूम रहा होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो जो ज्योतिष से विचारणीय बहुत अच्छे सटीक जिनके परिणाम आते हैं वो भी विचारणीय हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं तो यही 3 हैं, और इन्हीं तीनों पर सारे ज्योतिष में निचोड़ निकल आता है। प्लस देखें, उसमें मैं दूसरी उस पर चर्चा किसी और टाइम करूँगा। तो यहाँ पर मैं वो जो चौथी चीज़ की बात कर रहा था, 5वीं चीज़ की बात कर रहा था, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि गौण हैं, लेकिन उनके महत्व हैं। जैसे कि शादी विवाह इत्यादि का नहीं होना एक चीज़ होती है, या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि हमें किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, किस वस्तु पर प्रयास करना चाहिए। वो सब बातें एक ही में घूम फिर के एक ही में आ जाती है, इसलिए कोई ज़्यादा उनको विचारणी मुझे भी नहीं लगता। लेकिन वैसे कहूँ तो जो पारस्परिक संबंधों की बात करूँ, धन की बात करूँ, स्वास्थ्य की बात करूँ, वो तीनों चीज़ हैं जो ज़्यादा विचारणीय होते हैं। जैसे पारस्परिक संबंधों के बारे में भी पहले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग बात ये कही थी कि परस्पर संबंधों में आते हुए विवाद में जिसको ये पता लग जाता है कि भाई हमारे बीच सही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है उसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करे। क्यों? जो बोले सो कुंडी खोले, ऐसा कहते हैं। अर्थात जिसको पता लग गया उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसको ठीक करे, क्योंकि जिसको पता नहीं है वो बेचारा फिर उसी भ्रम में, उसी टोन में रहेगा जो जिस चीज़ ने चीज़ खराब कर रखी है। तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी बन जाती है जिसको उसका पता लग गया हो। तो वो कैसे क्या, उसको आप कभी जो है किसी तरह से पर्सनली उस बात को पूछ सकते हैं। समय इतना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं उस वीडियो को इतना लंबा बनाऊं कि आप लोग उसमें बोर हो जाएं। लेकिन मैं अगर फिर से बात कहूँ तो ज्योतिष की बात करूँ, वैदिक ज्योतिष बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत नेचुरल, बहुत ही तुरंत समझ में आने वाला, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चाहे वो परस्पर संबंधों को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर आर्थिक चीज़ों को लेकर के हो, उसमें आप उसको समझें, उसी से रास्ता बहुत बढ़िया सुगम तरीके से निकलता है। अब रहेगी आज के जो ग्रह स्थितियाँ हैं उससे गोचर क्या कहता है, उसको देखते हैं कि गोचर का प्रभाव क्या कहता है राशियों पर। तो वही मेष और उसकी बात करूं तो राहु वहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, जो भी स्थिति है उसकी चिंता करने की ज़रूरत तो पहले नहीं है, एक बात। दूसरी बात देखें, मेष से विचार करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है अपने उच्च राशि में और अपने ही नक्षत्र में। तो इसका मतलब है काफ़ी स्फुरना, काफ़ी शक्ति, काफ़ी साहस, काफ़ी पराक्रम वहाँ पर दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब है मेष राशि वालों का दिन काफ़ी उन्नत रहने वाला है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। राहु वहाँ बैठा भी है तो उनको इतना राहु में ताकत नहीं है कि उनको कन्फ्यूज कर देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मंगल का ही बल उनके पास काफ़ी है, और उनसे 12वें बुधादित्य बनाया। तो इतना जरूर कहूँगा कि भाई आप यात्रा निवेश थोड़ा जरूर टाले रही हैं, क्योंकि वो शायद एक बार को बहुत बढ़िया फैसला नहीं कहलाएगा। बाकी चीज़ें, लाभ में शुक्र बुध बृहस्पति बैठे हुए हैं, दशम में शुक्र मंगल बैठे हुए, शनि मंगल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब दिन तो आपका हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रहा है। मंगल कोई थोड़ा सा अच्छा रख लेंगे तो उसी से आपको अपना ही आत्मबल, मनोबल अच्छा रहेगा। तो ऑलरेडी ठीक ही दिखाई दे रहा है, वैसे कोई गड़बड़ दिन भर में कोई गड़बड़ है नहीं। चंद्रमा भी अपने से तीसरे चले गए, तो तीसरा चंद्रमा जो है वो अपने संसाधनों को, अपने भावों को, अपने कल्पनाओं को साकार करने के लिए बढ़िया मदद करता है। तो मुझे लगता है दिन अच्छा है। और मंगल के लिए अगर मैं कहूँ तो आप हनुमान जी के दर्शन करें और भी दिन बढ़ेगा। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी हैं शुक्र और बैठे हैं राहु के नक्षत्र में और शनि के घर में। तो उनमें वैसे तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। राहु उनका मित्र भी है और काफ़ी उनको एक्टिव कर देता है और काफ़ी अच्छा हो रहता है। लेकिन एक दोष आता है कि परस्पर संबंधों में राहु कन्फ्यूजन जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शुक्र बैठे हों तो थोड़ा सा वो एक गलत परसेप्शंस आ सकते हैं। बस ये देखने की बात है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। यानी अभिव्यक्ति से पहले थोड़ा सा विचार कर लें, किसी की बात को समझने का और किसी की बात को समझाने में थोड़ा सा विचारपूर्वक आप अगर कदम बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। बस इतना ही कहूँगा। शुक्र को ही थोड़ा सा ठीक रखिए, इत्र का इस्तेमाल करना अच्छा है, चिड़ियों को दाना देना अच्छा है, ऐसे थोड़ा शुक्र को ठीक रखेगा। बाकी दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा अपने से दूसरे बैठे हुए हैं। तो मनोहर्षम द्वितीय के ऐसा कहा जाता है, अपनी राशि से चंद्रमा अच्छे फल देने वाले। और ग्रहों की स्थिति तो काफ़ी अनुकूल दिखाई ही दे रही है। एकादश में सूर्य बुध का मतलब क्या हुआ कि कारोबार, व्यवसाय सभी तरह से लाभ के योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं। मिथुन में देखते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में, अपने से एकादश में। लेकिन वहाँ पर गड़बड़ क्या है कि वो बैठे हैं अपने शत्रु के घर में, और वो
अस्त भी हैं, थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं। तो कमज़ोर होने से क्या होगा कि आपको फैसले करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, या आप थोड़ा जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, या सामने की बात को थोड़ा सा जल्दी पकड़ पाने में आपको थोड़ा सा देर लगे, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा बुध को ठीक रखना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। चंद्रमा साथ दे रहा है, आपका चंद्रमा वहाँ पर बैठे जाए किसी तरह से भी हो। मिथुन में चंद्रमा धन के स्रोत के लिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए, परस्पर संबंधों में सामंजस्य के लिए तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, कोई नया फैसला करते समय बुध थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है, तो नया फैसला थोड़ा टाल दीजिए जब तक बुध ठीक नहीं आ जाता तब तक। उसके बाद देखते हैं कर्क राशि में क्या स्थिति है। राशि स्वामी अपने से 12वें बैठे हो, तो 12वें बैठे होना थोड़ा दोष कर सकता है, क्योंकि मिथुन में बैठा खर्चा कराएगा, ये तो पक्का है। यात्रा इत्यादि से थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रहों की स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है। अगर देखें तो भाई सामने शुक्र और बृहस्पति दो बैठे हुए हैं, वो अष्टम में बैठे हैं, वहाँ उनका कोई दोष नहीं है। सामने से उनको देख रहे हैं शनि मंगल, स्वग्रही शनि और उच्च के मंगल देख रहे हैं। इसका मतलब है आप में शक्ति, सामर्थ्य और परिश्रम, तीनों चीज़ें आप में ऐसा दिख रहा है कि आपका अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी लाभ में अच्छे ग्रह दिख रहे हैं। राहु को वहाँ भले माने न माने, लेकिन दशम में जो है ग्रह बुध का बैठा होना, वो सूर्य बुध का बैठा होना भाग्यस्थान में, यानी कहने का मतलब दिन को अच्छा मान सकते हैं। और चंद्रमा थोड़ा संवेदनशील होता है, तो उसको यहाँ पर कोई ज़्यादा वो तो नहीं रहेगा, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में बैठा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात ही रहेगी। चंद्रमा का ही मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री पर मैं वीडियो बनाऊंगा सोच रहा हूँ कई बार से, लेकिन मैं रह जाता हूँ, समय बिल्कुल मिल नहीं पाता है। तो गायत्री पर किसी टाइम वीडियो बनाऊंगा, या पुरानी कोई वीडियो हो तो उसी को सर्कुलेट करूंगा, ताकि उसको देखें। वो काफ़ी महत्व की चीज़ है, उसे जरूर करना चाहिए, ताकि ये जब छोटी मोटी बातें जो है उससे सब कंट्रोल में आ जाती हैं। सिंह राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं बृहस्पति के घर में और बुध के नक्षत्र में, यानी दोनों तरह से वो ठीक ठाक बैठे हैं। सौम्य हैं, अच्छे लगे, अच्छे दिख रहे हैं। और उनका अष्टम बैठा होना अपनी राशि से कोई दोष करता भी नहीं है। सप्तम में उनके बैठे हैं बृहस्पति शुक्र। इसका मतलब है कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कारोबार इत्यादि में बृहस्पति शुक्र का साथ वहाँ पर मिलने वाला है ही। परस्पर संबंधों के लिए भी देखें तो स्थिति अच्छी है। और मंगल शनि बैठे हैं उनसे छठे घर में। इसका मतलब है कि एक कंपेटिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो जो एक प्रतिस्पर्धा के लिए छठे शनि मंगल का बैठा होना आपको अच्छी ऊर्जा वहाँ से जरूर दे रहा है, यानी कि कुछ जोखिम उठाने वाले कामों को आप इस समय अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, ये अच्छा है। और देखें तीसरे में अपने से केतु बैठे हुए ना, तो केतु वहाँ बैठे तो आपके पराक्रम का भी तो एक अच्छा केतु को लाभ देने वाला वहाँ पर। तो अपने किसी से काम लेना हो तो केतु वहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया फेवर कर रहा है। देखते हैं कन्या राशि में आकर के। राशि स्वामी मैंने बताया कि अपने नीचे में बैठे, लेकिन यहाँ पर वो कम से कम अपनी राशि को देख रहे हैं रेवती नक्षत्र से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सहयोगी हैं, क्योंकि अपनी राशि से बैठा हुआ अपनी राशि को देखेगा। अगर अपने नक्षत्र में बैठा हुआ तो वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट करेगा। सूर्य के साथ बैठा तो उसका प्रभाव भी बढ़ा हुआ ही माना जाता है, चाहे वो वक्री भी हो, नीच का भी हो, तो भी बुध जो है ऐसा कमज़ोर नहीं होता है। चंद्रमा भी अपने से दशम आ गए, तो दशम चंद्रमा का लाभ तो होता ही होता है, क्योंकि वो आपको जो है काम निकालने के लिए चंद्रमा आपको मदद करता है कहीं से भी। और ग्रहों की स्थिति देखें तो पंचम में शनि मंगल थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता न दे दें, थोड़ा सा फैसला करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें। किसी से वाद विवाद ना हो, ये जरूर देखें। किसी को आप रूठाएं ना, कुछ बातचीत करें तो उसमें कोमलता जरूर रखें, क्योंकि पंचम में दो क्रूर ग्रह बैठे हों तो थोड़ी सी, क्योंकि द्वितीय में केतु बैठा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कुछ वाणी का प्रयोग आप अपनी तरफ से सही करेंगे, लेकिन सामने वाले को जा करके वो खराब सी ना लगे, इतना आपको ध्यान देना। बाकी चीज़ें तो आपके अनुकूल दिखाई दे रही हैं। तुला में केतु बैठे हुए हैं, अपनी राशि उनके मित्र हो जाते हैं। वो शुक्र जो है अपने आप बैठे हुए हैं मित्र के घर में, हालांकि वो अपने घर से छठे बैठे हैं, तो संपत्ति इत्यादि के लिए बढ़िया माना जाता है। राहु के उसमें बैठे तो आप कामों को सुविधा कर देंगे, कि कोई काम उलझे हुए रहे हों तो उनको थोड़ा सा गति मिल जाएगी। और केतु का वहाँ बैठा होने से एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है। उस एनर्जी को सही दिशा में ले जाने के लिए शुक्र का ही साथ देना होगा, शुक्र को ही थोड़ा मजबूत करना होगा, क्योंकि छठे बैठे हुए सौम्य ग्रह को थोड़ा कमज़ोर भी माना जाता है। तो शुक्र को थोड़ा ठीक रखिए। जबकि चौथे में शनि मंगल का होना भी विवादी ग्रह हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें कि किसी से संबंधों में कटुता ना आए, क्योंकि शुक्र जो है थोड़ा संवेदनशील होता है। थोड़ी थोड़ी बातों पर उनको थोड़ा सा बुरा ना लग जाए, ये बात ध्यान रखने की, ताकि आपकी बातें किसी सामने वाले को टकरा के आपको गलत उसका प्रभाव ना आए, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। बाकी दिन अच्छा है, शुक्र के ही थोड़ा सा मजबूत रखें। शुक्र के मंत्र कर सकते हैं। किसी महिला की, वृद्ध महिला की सेवा करना अच्छा काम कर सकता है। इत्र का इस्तेमाल अच्छा काम कर सकता है। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं तो मंगल बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति में, अपने से तीसरे भी बैठे हैं, हर तरह से वो मजबूत हैं, उनको कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई दे रही। आप में मेहनत पराक्रम काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप एक दोष जरूर आता है कि वो शनि के साथ बैठे हैं। एक लेजीनेस, मंदता जिसे कहते हैं, जरूर हावी हो जाती है। कई बार कोई काम करना और टालने की प्रवृत्ति थोड़ा सा गलत आपके लिए हो सकती है। अपने 12वें केतु बैठा है, समय सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करें, यहाँ पर जरा देखने की बात है। और लेजीनेस, पराक्रम के होने के बावजूद जो एक आलस्य आ सकता है उस पर थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी गड़बड़ होती है ना, इसलिए
तो थोड़ा सा उससे आप ठीक रखें। बाकी चीज़ें तो आपके अनुकूल दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा भी आपसे देखें तो कहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा अपने से बैठे हैं अष्टम, तो अष्टम चंद्रमा का होना लेजीनेस ले आएगा और क्या करेगा, आप चीज़ों को अपने ही आलस, अपने उससे जो है प्रमाद से खो सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है। मंगल का इतना ही है कि मंगल ठीक ठाक है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से अपने को एक्टिव जरूर रखना है। जैसे मैं एक बार पहले भी कहता रहा हूँ कि जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए, उनको स्पोर्ट्स के लिए भी जरूर प्रेरणा करें। आप काम काजी हैं, आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। उससे क्या है कि आपको मंगल जो है वो एक रोचक भी बना रहेगा, ये मतलब है। धनु में आके विचार करते हैं तो बृहस्पति बैठे हैं अपने से तीसरे, तो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। शुक्र का साथ था, वहाँ भी थोड़ा कमज़ोर माने जाएंगे क्योंकि शुक्र वहाँ पर ज़्यादा मजबूत हैं बृहस्पति के मुकाबले। और अपने से द्वितीय में ग्रह स्थिति ठीक है क्योंकि वहाँ पर शनि मंगल बैठे हैं, तो केवल वाणी में ही थोड़ा सा जरूर कहूँगा कि थोड़ा सौम्यता जरूर रखें, इतना ही जरूर कहूँगा। लाभ के लिए केतु बढ़िया दिखाई दे रहा है। एकादश में चंद्रमा सामने बैठे हैं तो इसका मतलब दिन हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रहा है, मुझे कोई संदेह नहीं लग रहा। थोड़ा सा अपनी वाणी पर ही नियंत्रण जरूर रखें। द्वितीय भाव में मंगल शनि दो क्रूर ग्रह बैठे हों तो कई बार जाने अनजाने वाणी का प्रयोग थोड़ा सा हार्श हो सकता है, बस इतना ही ध्यान देना है। मकर में आके देखते हैं तो राशि स्वामी बहुत बढ़िया अपने घर में मंगल का साथ लेकर के, नहीं यानी कि शक्ति भी, श्रद्धा भी, सेवा भी, सब चीज़ें आपके पास बनी हुई हैं, कोई कमी ऐसी नहीं लग रही है। उसी का लाभ आप ले सकते हैं। शनि जो है अपने घर में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी मंदता, थोड़ी सी सोचने समझने में थोड़ी सी लेजीनेस हो सकती है क्योंकि दो अलग अलग प्रभाव के ग्रह एक ही जगह पर बैठे हों तो शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा देने में थोड़ा सा एक गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं करेंगे, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन उसी को थोड़ा ठीक रखने के लिए मैं समझता हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र करना, या फिर बुध को, ताकि शनि भी वहाँ पर ख़राब ना हो। मुझे लगता है ऐसा ग्रह कौन होगा जिसको आप ठीक कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है तो सूर्य को ही जल चढ़ा दीजिए, यही काफ़ी रहेगा क्योंकि बड़े अनुष्ठान कुछ बताने से क्या होगा, ना आपसे हो पाने का, ना कोई उसका परिणाम आने का, उससे कोई फायदा नहीं। सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र कीजिए, आपका दिन बढ़िया रहेगा। कुंभ में आके विचार करते हैं, कुंभ में कोई स्थिति अभी ग्रहों की बदली नहीं है, चंद्रमा अपने से छठे बैठे हुए, ये अच्छी बात है। तो छठा चंद्रमा कम से कम धन आदि देने के लिए अच्छा है, और कंपटीशन वगैरह जिनका कोई इस तरह का हो वहाँ पर भी चंद्रमा यहाँ पर मदद करने वाला है। और अपने राशि स्वामी 12वें बैठो तो हमेशा भी कहता हूँ कि दूरस्थ कारोबार, व्यवसाय, दूरस्थ मित्रता, इन सब चीज़ों से अच्छे परिणाम वो दे सकता है, भले ही वो नज़दीकी लोगों से ना दे, ऐसा भी संभव, क्योंकि जब 12वें बैठा हुआ है और अपनी राशि में बैठा हुआ है तो इसका मतलब उसके परिणाम 12वें घर से अच्छे आने वाले हैं, ये अपने आप में ठीक है। और वैसे भी राशि स्वामी में अपनी राशि में बैठे दो बृहस्पति और शुक्र दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो दिन तो आपका स्थिर चित्त दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही। मन भी प्रसन्न है, आपका प्रभाव भी वृद्धि बृहस्पति शुक्र की वजह से हो ही रही है, इसलिए कोई ऐसी कमी नहीं लग रही है। तो सूर्य को जल ही चढ़ा दिया करें, वही अपने आप में पर्याप्त है। मीन में विचार करते हैं तो राशि स्वामी अपने से 12वें जरूर खराब माने जाएंगे क्योंकि अपने घर से 12वें बैठा होना वो भी उतना प्रभाव नहीं है उनका, तो गलत है कि उनको जो है यात्रा, व्यय, निवेश, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर रखें, इतना ही कहूँगा। बाकी अपनी राशि में बुधादित्य योग बना हुआ तो वो अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट होता है कि कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के लिए बुधादित्य का कम से कम साथ आपको मिला हुआ। चंद्रमा चौथे बैठे, कलह से बचना चाहिए कि थोड़ा सा किसी से विवाद न हो। चौथे चंद्रमा जो होता है थोड़ा अपने लोगों से मनमुटाव कर सकता है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, बस इतनी सी बात कहूँगा। बाकी ग्रह जो है ठीक बैठा हुआ बृहस्पति के लिए, उसके लिए, मीन के लिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है 12 राशियों के लिए दिन तो अच्छा है। राहु का जो संशय है वो मैंने आपके सामने शेयर किया कि ऐसा संशय मुझे भी है, तो उसमें अभी क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उस बात को ध्यान देते हैं, वीडियो को ढंग से देखते भी हैं। पूरा वीडियो आप देखते हैं तो सभी के काम का हो, ऐसा आप उसको शेयर भी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा था कि लोगों तक वो पहुँच रहा है। तो लोगों की जिज्ञासाएँ, लोगों के प्रश्न जो समझ में आ सकते हैं उन पर उत्तर भी दिया जा सकता है, इस तरह की बातें अच्छी लग रही हैं। और आप लोगों का जो है फिर से कहूँगा भगवती के नवरात्रे और आगे भी आपके समय सामर्थ्य जो है सब अच्छे अनुकूल हों, सब लोग आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवती कृपा करें।